हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर फोकस स्टडी। आज मैं फिर एक नए लेक्चर को लेकर के आई हूँ जो कि 2018 के ही पीवाईक्यू को मैं आगे डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने पीवाईक्यू पे एक और लेक्चर डाला है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पे डाले हैं और बहुत डिटेल्स में समझाया है। तो आप अगर लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और आज हमारे पीवाईक्यू ही कंटिन्यू पार्ट है। तो बिना देर के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और कॉन्सेप्ट को भी हम समझते चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है combining two securities having perfect positive correlation in their expected return. B है combining two securities having perfect negative correlation in their expected return. फिर C है combining two securities having partially positive correlation in their expected return. D है combining two securities having partially negative correlation in their expected return. तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, चलिए देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है बी। क्यों? पोर्टफोलियो क्या होता है पहले वो समझते हैं। पोर्टफोलियो जब हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, अगर हमने एक ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया तो ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो जाएगी। अगर हमें उसमें लॉस हुआ, कल की उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा अगर हम एक ही सिक्योरिटीज में अपने इन्वेस्टमेंट किया है तो। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले, एक के जगह हमने जहाँ पे 1 लाख रुपीस एक सिक्योरिटीज में लगाया है, उसके जगह हम 20,000 30,000 करके ऐसे अलग अलग सिक्योरिटीज में अपने पैसे को लगाएंगे, तो इससे क्या होगी कि हमारी रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। अगर एक सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू कम हुई तो दूसरी की ज़्यादा होगी, या दूसरी की कम हुई तो तीसरी की ज़्यादा होगी। ऐसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं और इसे ही हम रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं। तो कैसे मिनिमाइज होगी? एक का वैल्यू बढ़ेगा, एक सिक्योरिटीज का, तो दूसरा का घटेगा। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? नेगेटिव, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न में। इसीलिए इसका आंसर हमारा बी होगा। फर्स्ट है पॉजिटिव कोरिलेशन, का मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ी तो दूसरी की भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू घटी तो दूसरी की भी घटेगी। नेगेटिव में उल्टा जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो नहीं सकता। ये ठीक है। तो ये थी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की डिटेल्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इंडिकेट द करेक्ट। यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? ग्रे मार्केट इज अ मार्केट फॉर डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। बी है OTCEI, इसकी फुल फॉर्म होती है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। इट इज मेनली इंटेंडेड फॉर बिग इन्वेस्टर्स। सी है इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगली परमिटेड इन द कैपिटल मार्केट। डी है द डिवाइस adopted to make profit out of differences in prices of the securities in two different market is called arbitrage। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी करेक्ट आंसर क्या हो सकती है। और सबसे फर्स्ट हमें एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो हम आंसर को देखते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी करेक्ट आंसर है 1। क्यों? ए बी सी तीनों ही गलत है, लेकिन क्यों गलत है? इसमें हमें फॉल्स ही ढूंढना था। क्यों गलत है? क्योंकि ग्रे मार्केट क्या होती है जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज में डील नहीं करती। ग्रे मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे सिक्योरिटीज लिस्टेड होने के पहले ही या तो वहाँ डीलिंग हो गई, ठीक है, वो लिस्ट होने के पहले ही डील हो गई, या तो वो ब्लैक मार्केटिंग जैसे होती है उसी तरीके से डील होती है वो सिक्योरिटीज। वो अभी लिस्ट नहीं हुई है सिक्योरिटीज के बावजूद भी कोई ब्रोकर वगैरह उस सिक्योरिटीज को सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं। और दूसरा कि
ये ग्रे मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हमें बाउंडिंग लगाई जाती है, परमिशन नहीं मिलती है फिर भी इसमें डीलिंग की जाती है, इसीलिए ये लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होती, ये अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होती। बी में क्या कहा गया है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, यहाँ लिस्टेड कहा गया है। बी में कहा गया है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज मेनली इंटेंडेड फॉर बिग इन्वेस्टर्स, ये भी गलत है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वो स्मॉल और मीडियम के लिए होती है, ना कि बिग इन्वेस्टर्स के लिए, आप याद रखिएगा, ये स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स के लिए होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग इज लीगली परमिटेड इन कैपिटल मार्केट, इनसाइडर ट्रेडिंग लीगली परमिटेड नहीं होती है, वो इलीगल होती है। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, एक तरह की मेल प्रैक्टिसेस होती है जो कि हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या, एक ऐसा ट्रेडिंग जो कि इनसाइडर हमारे कोई कंपनी के ही एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाए, और यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत ही जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे कंपनीज के लिए, वैसी इंफॉर्मेशन की भी ट्रेडिंग की जाती है, जो कि इंफॉर्मेशन हमें बाहर नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग में ही आएगी। और ये था इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये अगर मेल प्रैक्टिसेस है एक तरह की, तो ये लीगली तो हो नहीं सकती, इसीलिए इसे इलीगल परमिट बोला जाता है। इसलिए सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। डी क्या है, द डिवाइस adopted to make profit out of the differences in the prices of securities in two different market is called arbitrage। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, arbitrage यही होता है। और arbitrage की फुल कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल मैंने इसी चैनल पे डाला है, आप उसे देख करके इस प्रोसेस को पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग assumes that cash inflows are reinvested at the project rate of return। कैश फ्लोज को हम किस रेट पे हम री इन्वेस्ट करते हैं, चलिए इसके आंसर, वो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैश फ्लोज को हम किस रेट पे इन्वेस्ट करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन थी, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग proportion of debt of a company। इम्प्लिसिट कॉस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट है पीई रेशियो ऑफ द कंपनी वुड इंक्रीज, क्या हमारी पीई रेशियो इंक्रीज होती है। सेकेंड है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी वुड डिक्रीज। थर्ड है कि टैक्स यील्ड वुड नॉट अवेलेबल ऑन न्यू डेट्स। और डी है इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड डिमांड हायर रिटर्न। तो अगर हम अपने डेट के पोर्शन को कंपनी में बढ़ाएंगे, चलिए इससे पहले इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर है डी। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में जैसा कहा गया है, अगर हम अपने डेट के पोर्शन को बढ़ाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट बढ़ेगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट कहने का यहाँ क्या मतलब है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी में वो ज़्यादा रेट डिमांड करेंगे, उनको जो रिटर्न अब चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्क आ रही है डेट के कारण। जितना ही ज़्यादा डेट का पोर्शन बढ़ रहा है उनके ऊपर रिस्क आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हायर रिटर्न ही क्या करेंगे, डिमांड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए इसका आंसर डी बन रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द रेशियो, ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही पूछी गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू द, चलिए इसकी डायरेक्ट हम आंसर को ही देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के डायरेक्ट फॉर्मूला को ही पूछ लिया गया है, तो इसमें कोई खास है नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करते हैं तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की
ऑफ अ प्रोजेक्ट निकल जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट easily sellable. Equity shareholders do not provide fixed dividend rate. Generally, the face value of equity is less than the face value of debenture. Last, equity shareholders have high risk than debt. तो इस ये से प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया उसी टाइप की ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर भी है डी। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट क्यों राइज करेगी और क्यों वो ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेट से? क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है डेट से, इसीलिए इक्विटी इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क देन डेट। ये तो इक्विटी शेयर्स आर नॉट इजीली सेलेबल, ये तो ऐसा होता नहीं है ए में जैसा कहा गया है। बी है इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड फिक्स डिविडेंड है, ऐसा भी नहीं होता है। सी में बोला गया है कि जनरली द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो एक ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि है इक्विटी शेयर्स हैव हाई रिस्क देन डेट। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आए एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले आप ये जो बड़े स्टेटमेंट रहते हैं जो कि लिस्ट 2 में गिवन है, आप इसे पहले पढ़े और देन आप इधर से मैच करें लिस्ट 1 से, तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगी। चलिए सबसे फर्स्ट क्या है, टर्म फाइनेंस, फिर है रीफाइनेंस, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन और वेंचर कैपिटल, और हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसके आंसर को हम देखते हैं, फिर इस सारे टर्म्स को समझेंगे कि इसका करेक्ट आंसर है 3। और अब हम समझते हैं इस टर्म्स को एक एक कर। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इधर लॉन्ग वाले स्टेटमेंट को पढ़िए फिर आप मैच करिए तो आपको ज्यादा इजी होगी। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बोरोवर्स फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ए का मैचिंग 4 के साथ है, लेकिन क्यों? टर्म फाइनेंस होती क्या है? टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होती है जो कि हम आज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, वो होती है टर्म फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट मैच क्या बनेगा, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बोरोवर्स फॉर द एक्सपेंशन जहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, और मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं अपने प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा टर्म फाइनेंस मैच हो गया 4 के साथ। जैसे ही ये हमने मैचिंग किया तो 1 और 2 ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, एलिमिनेशन टेक्निक हमें यूज करना है, तो हमें कंफ्यूजन रहेगी सिर्फ 3 और 4 के बीच में। अगर आपको इसमें से एक भी टर्म आती है तो आप उसे मैच कर पाएंगे। फिर है रीफाइनेंस, रीफाइनेंस की मैच 3 के साथ है, प्रोवाइडिंग replenishment finance to eligible institutions for their loan to industrial concerns। रीफाइनेंस क्या होती है कि जब हम एक ही जगह से फिर न्यू लोन ले रहे हैं और वो हमें काफी सस्ते रेट में मिल रहा है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें चार्ज किया जा रहा है, तो उसे हम रीफाइनेंस कहेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारी 3 से मैचिंग हुई है, इसमें बोला जा रहा है प्रोवाइडिंग रिप्लेनिशमेंट फाइनेंस टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर लोन टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। इंडस्ट्रियल कंसर्न को लोन दिया जा रहा है जो कि एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। ये हो गई रीफाइनेंस, इसीलिए बी की मैचिंग 3rd के साथ हो जाएगी। सी है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड टर्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ भी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज है, गांव है जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, अब तो काफ़ी अवेलेबल हो गई है, फिर भी कुछ कुछ एरियाज होते हैं, हमें वो उन सब एरिया तक अपने बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन उसे कहा जाता है।
तो इसकी मैचिंग करेक्ट क्या बन रही है 2 के साथ, डिलीवरिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज सेट अफोर्डेबल कॉस्ट टू द वास्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लो इनकम ग्रुप्स। तक हमें सारी बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना है और जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है। फिर है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? प्रोवाइडिंग, लास्ट हमारा डी बच रहा है जिसको हम 1 के साथ मैच करेंगे, और इसमें बोला क्या जा रहा है 1 में, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर इंकरेजिंग कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन। सबसे पहला वेंचर कैपिटल होता इसके लिए होता है। वेंचर कैपिटल हमेशा जो न्यू बिगनर्स, न्यू इंटरप्राइजेज है और जो मीडियम, उनको सपोर्ट करता है वेंचर कैपिटल। ठीक है। ये बिग इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, ये जो मीडियम और जो अभी न्यूली इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है उनको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे 1 में कहा गया है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग, यहाँ पे न्यू या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको इनकरेज करने के लिए ये क्या करेगा, उनको हेल्प करेगा। एंड एप्लीकेशन उनको क्या सिखाएगा, टेक्नोलॉजी और के जरिए एक्सपेंड करे वो। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जिन्हें फ्यूचर में ग्रोथ दिख, मान लीजिए आज कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई जिसमें पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो उनको ये हेल्प करेंगे। ठीक है। जैसे आज हमने एक जस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा पौधा लगाया और उसमें को हम अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उसमें पानी वगैरह डाल रहे हैं, तो वो कल को ग्रोथ करेगी, उसमें से हमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलेंगे। उसी तरीके से जस्ट वेंचर कैपिटल होता है। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही बने रहे इस चैनल के साथ। और मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको क्या और चाहिए, क्या आपकी टॉपिक्स की डिमांड है या कोई पीवाईक्यू आपको चाहिए, तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू, बाय बाय।